हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 21 कवर करेंगे। बाकी के 20 टेस्ट जो हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से उन्हें कवर कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो जो ओजोन है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओजोन यानी कि O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा लगभग 0.02% ही होती है। उसमें इतनी मात्रा में ये पाई जाती है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच या फिर पृथ्वी का छाता कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है, तो इसको याद रखना कि किसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच या फिर पृथ्वी का छाता कहा जाता है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 है, ज्वालामुखी विस्फोट जलवायु परिवर्तन का कारण हो सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, जलवायु परिवर्तन पर पृथ्वी के झुकाव का कोई प्रभाव नहीं है। योर ऑप्शंस आर, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 सही, दोनों सही है, या फिर ना तो एक और ना ही 2। ओके, देखिए इसमें से जो ज्वालामुखी विस्फोट जलवायु परिवर्तन का कारण हो सकते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट जो है, जलवायु परिवर्तन पर पृथ्वी के झुकाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल ही गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ज्वालामुखी विस्फोट होने पर बड़ी मात्रा में विभिन्न गैसें जो कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि तथा धूल कण वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनते हैं। ठीक है, पृथ्वी के झुकाव के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इस प्रकार पृथ्वी के झुकाव के कारण जलवायु प्रभावित होती है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक तापन में सर्वाधिक योगदान देती है? योर ऑप्शंस आर जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, सो इन चारों में से कौन सी गैस है जो कि वैश्विक तापन में सबसे ज़्यादा योगदान करती है अपना? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक तापन में 60% योगदान देती है, जो कि सर्वाधिक है बाकी अदर गैसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मीथेन वैश्विक तापन में, सबका यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है, वैश्विक तापन में 20% अपना योगदान देती है। नाइट्रस ऑक्साइड वैश्विक तापन में 6% का योगदान देती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य हुआ है? ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसमें आंसर बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या है। ऑप्शंस यहाँ मैं नहीं पढ़ूंगी। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार पूछा गया है, और सीक्वेंस देख लीजिए कि मतलब किस तरीके से पूछा गया है, दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, तो वो है आपका 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी से लिया गया ये प्रश्न है। भारत देश के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। ठीक है, इसको याद रखना। बहुत बार मतलब इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, अपना जैसे भी याद कर सकते हो, ट्रिक वगैरह जो भी लगाने हैं लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5, सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा या फिर से कथन सही है, सत्य है या है? ओके, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। ऑप्शन हमेशा की तरह वही है, केवल 2 या फिर 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। ओके, तो पूछा गया है सत्य कथन कौन सा है सुंदरबन डेल्टा से संबंधित।
ठीक है। देखिए, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बिल्कुल सही बात है, और इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गंगा एवं उसकी सहायक नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार करना है। ओके, जिसमें आपका कथन दे रखा है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। ऑप्शंस हमेशा की तरह वही होंगे आपके। यहाँ मैं आपको सिर्फ करेक्ट आंसर बताऊंगी कि है क्या इसका करेक्ट आंसर। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, स्टेटमेंट पढ़ने के तुरंत बाद आप रीज़न को इस तरीके से पढ़िए कि वह सही बैठ जाए उसमें एकदम, वरना अगर नहीं सही आता है उसका तो आपको पता चल जाएगा। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। बिल्कुल सही है, दोनों ही चीज़ें सही हैं। इनफैक्ट जो रीज़न है वो स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। दैट्स वाई ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। क्वेश्चन नंबर 7, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में, सितंबर के पहले सप्ताह में, मार्च के आखिरी सप्ताह में, या फिर नवंबर के आखिरी सप्ताह में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कब इसको सेलिब्रेट किया जाता है, वन्य जीव सप्ताह को। देखिए, अक्टूबर के पहले ही वीक में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है? यानी कि ये पेड़ दे रखे हैं, कुछ पर्वतों के नाम हैं, उसके बाद ये किस टाइप के हैं, जैसे कि ज्वालामुखी पर्वत या फिर बृहस्पति पर्वत, वो कई टाइप होते हैं पर्वतों के। तो ये मैच सही मैच है या नहीं ये बताना है। सो सबसे पहला है यूराल पर्वत, क्या ये एक ज्वालामुखी पर्वत है? सेकंड है वॉस्जेस पर्वत जो कि एक बृहस्पति पर्वत है। माउंट किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। उसके बाद फ्यूजियामा को भी यहाँ पर वलित पर्वत बताया गया है। तो ये आपको बताना है करेक्ट पेयर कौन सा है। सबसे पहले सही की बात करती हूँ तो वॉस्जेस एंड माउंट किलिमंजारो बिल्कुल सही है। ये बृहस्पति पर्वत है और ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। लेकिन यूराल पर्वत जो है वो एक वलित पर्वत है, यहाँ पर उल्टा कर दिया जाए तो ये सही हो जाएंगे दोनों, ठीक है। फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत है। ओके, तो फर्स्ट एंड फोर्थ इनकरेक्ट है। सही आंसर इसका होगा बी, क्योंकि ये सही है। यहाँ अगर हम बात करते हैं इन शॉर्ट कि सबसे पहले बात करेंगे बृहस्पति पर्वत की, वलित पर्वत की बात कर लेते हैं किसी की भी। वलित पर्वत होते हैं एक तरीके से जब वलन आता है, जिनका जो निर्माण होता है वो वलन के कारण होता है, यानी कि मोड़दार पर्वत की शेप ले लेते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जो है अरावली पर्वत है, विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत माना जाता है। उसके बाद बृहस्पति पर्वत की अगर बात करते हैं तो इनका निर्माण तब होता है जब पृथ्वी की चट्टानें जो है टकराती हैं एक दूसरे से, और उस टाइम पर जो है पृथ्वी की सतह में मोड़ के कारण जो है उभार आ जाता है, यानी कि जो सतह होती है उसमें उभार आ जाता है। कुछ पार्ट में उभार आ जाता है और कुछ पार्ट जो है नीचे की साइड धंस जाता है। तो जो उभार मतलब जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसको उत्खंड कह सकते हो या फिर हॉर्स्ट कह सकते हो, और जो नीचे धंसा हुआ पार्ट होता है उसे ग्राबेन कह सकते हो या फिर भ्रंश कह सकते हो, जो कि बृहस्पति पर्वत कहे जाते हैं। उसके बाद थर्ड आपका ये ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि बहुत ही ईजी है। जब भी किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो ये मैंने गलत शेप दे दी इसको इस तरीके से, तो वो जो है शेप ले लेता है, उसके बाद में वही उसको ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। रूस के यूराल पर्वत बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। वॉस्जेस पर्वत बृहस्पति पर्वत के उदाहरण है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा पर्वत जो है वह ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ये जापान का जो फ्यूजियामा है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच में पाया जाता है? ऑप्शंस हैं क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में, समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में, या फिर बहिर्मंडल और आयन मंडल के बीच में, या फिर इनमें से किसी के भी बीच में नहीं पाया जाता, यानी कि होता ही नहीं है क्या ये?
तो देखिए बिल्कुल होता है, और समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में ये पाया जाता है। ठीक है, 5 मंडल हैं टोटल। आंसर इसका हो जाएगा बी, समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में। वायुमंडल में 5 परत, वायुमंडल जो है उनको 5 परतों में बांटा गया है। ठीक है, इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं, यानी कि नीचे की ओर से अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका आता है क्षोभ मंडल, उसके बाद आएगा आपका समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, जैसा कि अभी बताया था, उसके बाद आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, सबसे लास्ट में बहिर्मंडल होता है। तो ये इसके 5 पार्ट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? ऑप्शंस है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। सबसे व्यस्ततम पूछा गया है तो वो अटलांटिक महासागर ही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर है। क्वेश्चन नंबर 11, उस उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? ऑप्शंस हैं पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ या फिर होंडुरास। किस देश में ये दोनों जो हैं मिलते हैं ये बताना है, तो वो है पनामा कंट्री। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह स्थल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है या अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? ऑप्शंस हैं स्थल मंडल एवं जल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल या फिर स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल, यानी कि ये तीनों ही हैं। ठीक है, तो जैव मंडल जो है उसमें ये तीनों ही पाए जाते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल एंड वायुमंडल। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहाँ तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जैव मंडल कहलाता है। इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऋतुओं में परिवर्तन का क्या कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, या फिर पृथ्वी का अपने अक्ष में घूर्णन, या फिर चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, या फिर लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारे ही रीज़न जो हैं इस चीज़ के हैं। तो देखिए पूछा गया ऋतु में परिवर्तन का कारण, तो ये सारे ही यानी कि तीनों ही रीज़न है। ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हुआ है। ऋतुओं में परिवर्तन का क्या कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, या फिर पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण। करेक्ट तो ए होना चाहिए, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, एक सेकेंड। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, जबकि पृथ्वी का अपने अक्ष में घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन है और उसके बाद कारण दे रखा है, प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। इसका रीज़न है प्रेयरी क्षेत्र में गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है। हमें ये बताना है कि इसमें से करेक्ट क्या, मतलब कि क्या ये कथन और कारण सही है, और ये कारण इसका सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं, स्पष्टीकरण दे रहा है या नहीं। तो प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है, सही है। प्रेयरी क्षेत्र में गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है, क्योंकि प्रेयरी क्षेत्र में गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है, इसलिए ये इसका सही कारण है और इसका स्पष्टीकरण भी सही देता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ उच्च ज्वार से होते हैं? उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं। इनके उपयोग से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। तो क्या 1 और 2, 1 और 3, या फिर 2 और 3, या फिर ये उपरोक्त तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं ज्वार से रिलेटेड? तो ये तीनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं।
उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ज्वार भाटा आपने पढ़ा होगा कि जब भी सूर्य इस तरीके से पानी पर जब उसका इफ़ेक्ट पड़ता है तो पानी को इस तरीके से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से एक सेकंड, ये गलत बन गई शेप मेरे से। जब वो पानी इस तरीके से ऐसे हो जाता है तो यहाँ उच्च ज्वार माना जाता है, और ये यानी कि ये ज्वार और ये भाटा इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, सो ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं किया जा सकता, काफ़ी बड़ी थ्योरी है। नेक्स्ट है भोपाल औद्योगिक दुर्घटना कब घटित हुई थी? ऑप्शंस हैं दिसंबर 1984 में, जून 1984 में, सितंबर 1985 में, या फिर जुलाई 1985 में। आंसर दिख ही गया है, 1984 में ही हुई थी, 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर 1984 को घटित अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना थी ये। यह एक प्रौद्योगिकीय दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण ये त्रासदी हुई थी। ये डेट इंपॉर्टेंट है, बस यही पूछा जाता है इसमें से। गैस का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है देश के विभिन्न इस्पात उत्पादक केंद्र और राज्यों के संदर्भ में सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। ऑप्शंस यहाँ पर ये दे रखे हैं। ठीक है, तो इनको एक बार मैच कर लेते हैं। सबसे पहला दे रखा है जमशेदपुर, जो कि झारखंड में है। उसके बाद है बर्नपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, मैच कर रहे साथ में। उसके बाद है आपका भद्रावती, तमिलनाडु। सलेम जो है वो कर्नाटक, यानी ए का दूसरा है, बी का पहला है। ये दोनों तो ऐसे के ऐसे ही हैं। सी आंसर होना चाहिए करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित इस्पात उत्पादक केंद्र निम्न हैं: झारखंड में जमशेदपुर और बोकारो, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर और असनोल व बर्नपुर, छत्तीसगढ़ में भिलाई, ओडिशा में राउरकेला, कर्नाटक में भद्रावती विजयनगर, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और तमिलनाडु में सलेम। नेक्स्ट है किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? स्थानांतरित कृषि में, रोपण कृषि में, गहन निर्वाह कृषि में, या फिर मिश्रित कृषि में? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? तो मिश्रित कृषि में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, या फिर दोमट मृदा, या फिर लैटेराइट मृदा? दोमट मृदा जो है उसको गेहूं की कृषि के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है। गेहूं का विकास दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। भारत में गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, थालघाट महाराष्ट्र में है, पालघाट गोवा में है, भोरघाट दर्रों के नाम दे रखे हैं केरल में है, और दिफू जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें से हमें बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट है यानी कि थालघाट इन महाराष्ट्र सही है, दिफू अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। पालघाट और भोरघाट में यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। जो पालघाट है वो केरल में है और भोरघाट जो है वो महाराष्ट्र में है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाते हैं। बी आंसर होना चाहिए। ठीक है, थालघाट पश्चिमी घाट का एक प्रमुख दर्रा है जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है, और पालघाट पश्चिमी घाट में अवस्थित यह दर्रा दक्षिण भारत के केरल राज्य में है। भोरघाट महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित एक बेहद खूबसूरत दर्रा है। दिफू दर्रा भारत व म्यांमार के बीच अवस्थित दिफू जो है वो अरुणाचल प्रदेश में
अवस्थित है। नेक्स्ट है, गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है? घाघरा, रामगंगा, गंडक और कोसी। इनमें से कौन सी नदियां हैं जिनका उद्गम जो है वह नेपाल हिमालय से होता है? ऑप्शंस हैं केवल 1, 2 और 3, 2, 3 व 4, 1, 3 और 4 या फिर 1 और 4। तो जो घाघरा है, गंडक है और कोसी है, इन तीनों ही नदियों का उद्गम जो है नेपाल हिमालय से होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ जो नेपाल हिमालय से निकलती हैं, घाघरा, गंडक और कोसी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन लिंग अनुपात को सही तरीके से परिभाषित करता है? प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, या फिर 1 वर्ष के अंदर जन्म लेने वाली बालक और बालिकाओं की संख्या, या फिर 10 साल में जन्मी महिलाओं की कुल संख्या। ठीक है, देखिए सभी को पता है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो होती है उसी को लिंगानुपात का वही एक डेफिनेशन है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? कृषि प्रसार, वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। ठीक है, रीज़न नहीं है ये पूछा गया है इसमें। तो ऐसा है, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, मुझे नहीं लगता कहीं से भी ये कोई रीज़न है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। चारे और ईंधन के लिए ईंधन के लिए लकड़ी की आवश्यकता हेतु मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काटकर पूर्ति की जाती है, न कि पूरे पेड़ों को काटकर। अतः ये वनस्पति व जीव ह्रास का कारण नहीं हो सकते हैं। बाकी देखिए, तीव्र औद्योगिकरण है, शहरीकरण है, बिल्कुल ये रीज़न हो सकता है। वृहद स्तरीय विकास की परियोजना अगर आप चलाएंगे, कहीं पर भी अगर आप बिजनेस या फिर फैक्ट्री वगैरह का निर्माण करते हो, तो उसमें भी ये पेड़ वगैरह आपको ऐसी चीज़ों को पूरा काटना पड़ सकता है। लकड़ी एकत्रित करने के लिए आपको पूरे ही पेड़ को काटने की नीड नहीं होगी, दैट्स वाई ये कोई रीज़न नहीं है। कृषि प्रसार है, ये भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है 24 मेंस में ये आंसर जो है हेल्प करते हैं। उसके बाद है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा से युग्म सुमेलित नहीं है? जलमार्गों के नाम दे रखे हैं और ये कहाँ से, मतलब किस किस के मध्य में है ये बताना है। सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। जलमार्ग 1, जलमार्ग नंबर 1 जो है कानपुर व हल्दिया के मध्य है। जलमार्ग नंबर 2 जो है वो सदिया व धुबरी के मध्य है। और जलमार्ग नंबर 3 जो है वो कोट्टापुरम से कोमान तक है। दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल सही है। उसके बाद जो पहला है ये गलत है, क्योंकि ये हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य में है, न कि कानपुर से इलाहाबाद, कानपुर से हल्दिया। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। जलमार्ग संख्या 1 जो है हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा नदी पर है। और जलमार्ग जो 2 है वो सदिया व धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी पर है। जलमार्ग संख्या 3 जो है वह केरल के कोट्टापुरम से कोमान कोमान तक स्थित है। उसके बाद है, यह खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। दिया गया विवरण किससे संबंधित है? कौन सी फसल है ऐसी जो कि खरीफ के अंतर्गत तो बोई जाती है और चारे के लिए भी यूज़ की जाती है और खाद्यान्न के लिए भी यूज़ की जाती है? जौ है, चना है, सोयाबीन है या फिर मक्का है? मक्का ही एक ऐसी फसल है जिसको किसी भी सीज़न में आप बो सकते हो। ये क्वेश्चन भी आया था इससे पहले, मैंने किसी टेस्ट में कराया था। जौ और चना रबी की फसल है तथा सोयाबीन का उपयोग खाद्य तेल के लिए किया जाता है। अतः सही उत्तर जो है वह मक्का होगा। ठीक है, 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।